सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम नेक्स्ट जो टॉपिक है और नेक्स्ट पर्सन के साथ मिल रहे हैं तो वो है बीए बीएससी सेकंड ईयर है और पेपर सेकंड है, मानव भूगोल है, यूनिट 3 है। और इसमें टॉपिक है घरों के प्रकार में भवन निर्माण। इसमें से भी क्वेश्चन बन के आया है, तीसरी यूनिट का है। इस टॉपिक में से प्रश्न बन के आया है आधुनिक भारत में भवन निर्माण के व घरों के प्रकार, भवन निर्माण व घरों के प्रकार पर वैश्वीकरण के प्रभाव को समझाइए कि किस प्रकार से वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको समझाना है। तो देखो यहाँ पे आंसर की बात करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, नगरीकरण करना। यानी वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना या जोड़ना। तो क्या कहलाता है? एकीकृत करना। अब इसकी बात की जाती है परिभाषा की। परिभाषा देखते हैं। वैश्वीकरण एक एकीकृत ग्लोबल अर्थव्यवस्था का निर्माण है तथा संचालन होता है। इस प्रक्रिया से भारत ही नहीं विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संबंध दोनों प्रभावित होते हैं। अर्थव्यवस्था का बाजार व्यापार के लिए खुला जाने पर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ती है। यानी इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था का सामाजिक संबंध होते हैं तथा दोनों ओर से, बाहर की तरफ से यानी संसार की तरफ से और अंदरूनी तौर से दोनों तरफ से संबंधित होते हैं। इसलिए एक बहुत मजबूती से इसका इस्तेमाल होता है। इसके कई परिणाम हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था में संरचना परिवर्तन, उपभोक्ता की अभिरुचि, जीवन शैली और मांग में बदलाव आदि तथा इसके परिणाम वैश्वीकरण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के उपनिवेश, इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी के समय उपनिवेशी काल में हुई। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में उपनिवेश काल से हो चुकी थी, परंतु भूमंडलीय आर्थिक एकीकरण तेजी से 1900 इसमें तेजी कब आई? 1970 में तेजी से वृद्धि हुई वैश्वीकरण के अंदर। तथा इसी काल में अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में आशा थी। इसी काल में क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय बाजार में आशातीत वृद्धि हुई है। तथा 1980 के दशक में कई विकासशील देशों ने 1980 के दशक में कई विकासशील देशों में आर्थिक संकट आया है और इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण पाने के लिए अनेक सुझाव भी किए गए हैं, कार्यक्रम लागू किए। इन कार्यक्रमों में 3 प्रमुख अंग थे। पहला वो है मौद्रिक घाटा कम करना, मौद्रिक घाटा कम करना। दूसरा वो है घरेलू उदारीकरण अर्थात घरेलू उत्पादन तथा निवेश, मूल्य प्रतिबंध हटना और बाजार व्यवस्था का महत्व बढ़ना तथा बाजार का महत्व बढ़ना। तीसरा है बाह्य उदारीकरण, विदेशी वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और पूंजी आयात पर प्रतिबंध हटाना। बाह्य वस्तुओं
तथा पूंजी पर प्रतिबंध हटा। इस प्रकार इन कार्यक्रमों का लक्ष्य विकासशील देशों के बाजारों का उदारीकरण करना होता है। देखो, इस प्रकार इन जो ये कार्यक्रम का लक्ष्य है वो विकासशील देशों में बाजारों के उदारीकरण करना होता है, अर्थात इन बाजारों को अन्य देशों के लिए खोलना था। इस प्रकार वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य बाधा मुक्त व्यापार, यानी इस प्रकार वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या हो गया? उद्देश्य क्या हो गया? बाधा मुक्त, बाधा रहित मुक्त विकास, बाधा रहित मुक्त बाजार विकास। ये क्या हो गया? वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य हो गया। वैश्वीकरण का विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग अर्थ है। आप देखो इसका अलग अलग अर्थ, बहुओं के लिए अलग से अर्थ निकलता है, व्यापार के लिए अलग अर्थ निकलता है। तो देखो वैश्वीकरण के जो प्रभाव है वो अलग अलग है, तो इसके प्रभाव देखो अलग अलग। पहला बात करते हैं वो है भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव। वो है भारत में अलग अलग है प्रत्यक्ष निवेश और वो भी कैसा? विदेशी। तथा दूसरा है वो है प्रौद्योगिकी में तीव्र गति। थर्ड है वो है श्रमिकों का निर्बाध प्रवाह, श्रमिकों का निर्बाध प्रवाह, यानी श्रमिकों को एक से दूसरे क्षेत्र में भेजना चाहिए। ज्ञान का विस्तार, वह बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार, भारत एक विकासशील देश है या एक बहुत बड़ा देश है जिसके विभिन्न भागों की स्थलाकृति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि प्राकृतिक पर्यावरण से काफी भिन्नता पाई जाती है। यानी इसके कारण देश के विभिन्न प्रदेशों में गृह निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्रियां वो भिन्नता मिलती है। यानी यहाँ पे अब ये तो हो गया प्रभाव। अब इसकी बात करते हैं कि भारत में जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भवन निर्माण सामग्री मिलती रहती है, उपलब्ध सामग्रियों में भिन्नता पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। गृह निर्माण की उपलब्ध सामग्रियों में भिन्नता, अर्थात धरातलीय बनावट, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पतियों में विविधता के कारण गृह निर्माण सामग्रियों में वितरण में भिन्नता पाया जाना स्वाभाविक है। देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग विशेषताएं वाले भवन पाए जाते हैं। यानी भवन है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताओं के भवन पाए जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं, अतः भारतीय घरों की विशेषताओं, प्रकार, भवन निर्माण सामग्री तथा उन पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभावों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अब इनको निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करते हैं, तो वो देखो बिंदु कौन कौन से हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फर्स्ट है जो प्रभाव है, तो पहला है वह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय को पर्वत श्रेणियों में बिखरा है। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर
अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय को पर्वत श्रेणियों में बिखरा बना है, पर्वत श्रेणियों में बिखरी हुई है। स्थानीय यहाँ पे पत्थर और लकड़ी उपलब्ध होने के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में सामान्य रूप से जो है पत्थर के भवन पाए जाते हैं। यहाँ पे किस प्रकार के भवन पाए जाते हैं? भवन यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? पत्थर के पाए जाते हैं, क्योंकि पत्थर क्या है, आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ के घर किस प्रकार के पाए जाते हैं? वह है पत्थर के पाए जाते हैं, जिनमें लकड़ी के लट्ठों और पत्थरों का प्रयोग भी किया जाता है। कहीं कहीं पर लकड़ी के लोहों पट्टरों के मकानों में कोठे भी बनाए जाते हैं। घरों के द्वार प्राय सूर्यमुखी या पूर्व और दक्षिण होते हैं, यानी इनके घरों के जो मकान है वो या तो पूर्व दिशा में या किधर होंगे, या दक्षिण दिशा में होंगे, क्योंकि सूर्यमुखी होते हैं, इनको बोला जाता है सूर्यमुखी घर होते हैं ये। इसके अलावा जिनके दिन में अपेक्षित धूप प्राप्त हो जाती है, अब इनकी घरों की अगर संरचना की बात की जाती है तो देखो डायग्राम बना देते हैं। यह है भवनों की ऊपर वाली छत। यह है जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर भवनों की यह। इसके बाद में इस क्षेत्र में पाई जाती है वह इस प्रकार से इनके घर पाए जाते हैं, तथा नीचे वाले क्षेत्र में भी इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो ये है पर्वतीय क्षेत्रों का घर। पर्वतीय क्षेत्र का घर हो गया ये। तो आप इस क्षेत्र के लिए पर्वतीय क्षेत्र है ये घर, तो आप इसको बना लीजिए। अब है या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है गंगा घाटी।
अब है गंगा घाटी। गंगा घाटी को 3 प्रकार है। दूसरा हो गया गंगा घाटी। गंगा घाटी में भी 3 उपविभाग होते हैं। इसके 3 उपविभाग। पहला है वो है ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा घाटी, तथा दूसरा है मध्य गंगा घाटी, तथा तीसरा है निचली गंगा घाटी। देखो पहली ऊपरी गंगा घाटी में देखो। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती जनपदों फतेहपुर तथा लखनऊ से पश्चिम की ओर बढ़ने पर घरों की छतें अत्यंत मंद और सपाट होती है। अब यह यूपी तथा यूपी के मध्यवर्ती जनपद फतेहपुर, लखनऊ, फतेहपुर, लखनऊ, इन क्षेत्रों की जो छतें हैं मंद व सपाट होती है। छतें मंद व सपाट पाई जाती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में की दीवारों पर चिकनी मिट्टी की सपाट छतों वाले चौकोर मकान अधिक पाए जाते हैं। छत के लकड़ी व बांस के ढांचे पर बांस पत्तियां इत्यादि बिछाकर उस पर चिकनी मिट्टी की मोटी परत, यानी इन पे क्या करते हैं ये लोग, पहले बांस से घर बना देते हैं। बांस से घर बना देते हैं, फिर क्या करते हैं, बांस के घर पर चिकनी मिट्टी का लेप कर देते हैं। चिकनी मिट्टी का लेप कर देते हैं तथा मोटी परत चढ़ा दी जाती है। इसके बाद जो मजबूत और टिकाऊ होती है, इन मकानों में आंगन का प्रचलन होता है। मकानों में आंगन का प्रचलन होता है तथा हवा, जो प्रकाश हवा के लिए लाभदायक होता है, जिनसे प्रकाश, हवा तथा सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य होता है। अब बात करते हैं मध्य गंगा घाटी। दूसरा है सेकंड है वो है मध्य गंगा घाटी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार को मध्य गंगा घाटी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में आता है तथा इसके अंतर्गत इसमें पूरी भाग में कच्ची मिट्टी की दीवारों पे छप्पर अथवा खपरेल की छत बनाई जाती है। कच्ची मिट्टी या खपरेल की छत बनाई जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे छतों को खपरेल का अनुपात बढ़ता जाता है तथा भवनों का बाहर ये होता है चौकोर, चौकोर गृह बनाए जाते हैं तथा आकार एवं गृह अधिकांश पाए जाते हैं। आंगनयुक्त भवन यहाँ आदर्श माना जाता है। आदर्श माना जाता है। आंगन जो युक्त घर होता है उसको आदर्श मानते हैं यहाँ पे। अब है निचली घाटी। निचली घाटी पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ 2 प्रकार के घर बनाए जाते हैं। पहला है बांस के बेत से, पहला आते बांस के बेत से बनाए गए टटरों से मिट्टी का लेप चढ़ाकर दीवार बनाई जाती है। उसके ऊपर बांस के ढांचों का घास फूस या पुआल आदि से पत्तों से छप्पर बना दिया जाता है। यानी पहले बांस की खड़ी खड़ी दीवार कर लेते हैं तथा जिस प्रकार से ये गेट रह जाता है तथा उसके प्रकार ये खपरेल यानी घास फूस यानी पत्तों की ये छपरेल बना दी जाती है और ये
बिल्कुल से घर बना, और इसमें किसका, मिट्टी का लेप कर देते हैं। जो जानवर होगा इससे सुरक्षा कर देता है, इसके ऊपर भी लेप कर देते हैं मिट्टी का, तो ये भी सुरक्षा की दृष्टि से उच्च अच्छा हो जाता है। के बाहर तक छज्जा के रूप में निकाला जाता है। अब थोड़ा जो छज्जा यहाँ पे निकाला जाता है, यानी बाहर छज्जा निकाला जाता है दोनों तरफ, तो ये दीवार की सुरक्षा, जिससे दीवार की पानी की बौछार के साथ दीवार क्या होती है, वो बहे नहीं और दीवार की सुरक्षा रहे। इसमें मिट्टी की दीवार बनाई जाती है और उस पर छप्पर रख दिया जाता है। अधिकांश बंगाली घरों एक ही कक्ष होता है, जिसके आगे पीछे दोनों की ओर बरामदे बनाए जाते हैं, यानी बरामदा है वो आंगन यहाँ पे भी होता है और पीछे भी होता है, और आंगन बैक साइड में भी आंगन होता है, तथा जिसके आगे पीछे दोनों ओर बरामदे बनाए जाते हैं। घरों की फर्श भूमि से 1.5 से 2.5 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 1.5 से 2.5 फीट, 1.5 से 2.5 फीट ऊंचाई होती है, तथा जिससे भूमि की नमी ऊपर दीवार तक न पहुंच सके, जिससे क्या होते हैं, नमी से बचा जा सकता है, जिसमें दीमक वगैरह नहीं लगे, तथा आंगन के भीतर का एक लघु तालाब बनाया जाता है। आंगन के भीतर क्या होता है, तालाब बनाया जाता है। इस तालाब के अंदर में प्राय मछलियां पाली जाती है, और संपन्न दर्शकों या परिवारों के घरों में ग्रह कई कक्ष पाए जाते हैं। जो बड़े और अच्छे स्तर के होते हैं उनके घरों में कई कक्ष पाए जाते हैं, और कईयों में एक, और जो संपन्न दृष्टि से होते हैं उनमें अनेक कक्ष पाए जाते हैं। अब देखो इस प्रकार से जो घर पाया जाता है उसका आपको बताया दिया। अब है पूर्वोत्तर भारत के घर। पूर्वोत्तर भारत में भारत के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेशों में पत्थर और इमारती लकड़ियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पत्थर और लकड़ी के मिश्रित गृह अधिकांश लोकप्रिय होते हैं। यानी यहाँ पे किस प्रकार के पत्थर व लकड़ी के मिश्रित प्रकार के घर पाए जाते हैं। घरों में चटाई पर ढालू छत है वो ढालू प्रकार की होती है, तथा घास फूस पत्तियों के द्वारा बनी होती है, तथा दीवार में मिट्टी से बनाई जाती है। इस प्रकार के घर उत्तर पश्चिमी बंगाल तथा सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, आदि देशों में, आदि राज्यों में इस प्रकार के जो क्षेत्र है वहां पे इस प्रकार के जो घर पाए जाते हैं। इसके अलावा इन जो घरों में है वो मिट्टी से इन पे लेप कर दिया जाता है तथा मजबूती से इनके घर बना दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो दीवार है उस दीवार की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और दीवार अच्छी रहे। इसके बाद में देखो पश्चिम उत्तर मैदानी भाग।
पश्चिमी उत्तर मैदानी भाग है, उनके अंदर जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, राजस्थान व हरियाणा। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा ये पश्चिमी क्षेत्र के वो देश है जहां पे राजस्थान के घरों की दीवार मिट्टी अथवा पक्की ईंटों से बनाई जाती है। यहाँ पे मिट्टी या पक्की जो मिट्टी की जो ईंटें पक्की ईंटों से बनाई जाती है, इनको पका लिया जाता है, अग्नि के द्वारा पका के ईंटों का मकान बनाया जाता है तथा छतें प्राय सपाट या ढाल हल्का होता है। ढाल हल्का या सपाट बनाई जाती है इनकी छत तथा ये आयताकार या वर्गाकार होते हैं, या तो आयताकार होंगे या वर्गाकार प्रकृति के होंगे। ये भवन जो बनते हैं जिनके मध्य आंगन बनाया जाता है, आंगन होगा मध्य में पाया जाता है। इस प्रकार जो अरावली पर्वत के निकटवर्ती भाग में पत्थर की दीवार, मकान आदि, यानी अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास वाले समीप क्षेत्रों में पत्थर के घर या भवन अधिक पाए जाते हैं या अधिक बनाए जाते हैं। अब देखो वो है दक्षिणी पठारी भाग में। पांचवा है वो है दक्षिणी पठारी भाग में। दक्षिणी पठारी भाग में भी मिट्टी व पत्थर की दीवार बनाने मकान बनाए जाते हैं जिनमें छतें सामान्यतः खपरेल मिट्टी या छप्पर की होती है। निर्धन परिवार घास या पत्तों से बनाई झोपड़ियों में रहते हैं। अब ये भी मकान क्या है, पत्थर व मिट्टी के बने होते हैं तथा यहाँ पे निर्धन परिवार है वो है उनके मिट्टी व खपरेल से बनाई जाती है, यानी घास फूस जो होता है वनस्पति के अवशेष उनको खपरेल बोला जाता है। निर्धन परिवार के घास फूस से बनाई जाती है झोपड़ियां। इनके आंतरिक भाग में, इन पठारों के आंतरिक भाग में जहां पे विचित्र सेमी वर्षा पाई जाती है इन क्षेत्रों में तथा सपाट छत वाले तथा हल्का ढाल और सपाट पठारों के उत्तरी पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश, देखो यहाँ पे एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, ईंट और दीवारें आदि संपन्न लोग, कुछ धनी संपन्न लोग 2 या 3 मंजिल भी होते हैं। संपन्न लोगों के घर 2 या 3 मंजिल होते हैं। अब है पश्चिमी सागर तटीय में। पश्चिमी सागर तटीय भारत के पश्चिमी सागर तटों में कोंकण व मालाबार तट, कोंकण व मालाबार तट ये मुख्य है। में एकांकी घरों का प्रचलन है। इनमें क्या पाया जाता है, एकांकी प्रकृति के ग्रह पाए जाते हैं। एकांकी ग्रह पाए जाते हैं। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ घरों की छत अधिक ढाल वाली, घर छत अधिक ढाल वाली, क्योंकि
वर्षा अधिक होती है। इस प्रकार से मालाबार तट केरल पर सुरांग ग्रह को आदर्श माना जाता है। यहाँ पे जो ग्रह पाया जाता है सुरांग, उसको आदर्श ग्रह माना जाता है। आदर्श ग्रह माना जाता है सुरांग ग्रह को, तथा एक बड़े आंगन में 4 और 4 ग्रह बनाए जाते हैं। एक बड़े आंगन के 4 और 4 ग्रह बनाए जाते हैं। चार ग्रह बनाए जाते हैं और उनके घर का छत का पानी बीच में थोड़ी भूमि जो आंगन में गिरता है। ऐसे ग्रहों को नोट्री मित्तल या नालापुर कहा जाता है। नालूपुरा कहते हैं घरों के द्वार कहते हैं पश्चिम मुख होते हैं। इनके जो घरों के मकान है वो पश्चिम दिशा में होंगे। पश्चिम मुखी घर होते हैं। छतों के निर्माण में लकड़ी, नारियल या ताड़ के पत्तों का खूब प्रयोग किया जाता है। छतों में लकड़ी, नारियल या ताड़ के पत्ते का खूब प्रयोग किया जाता है। अब देखो पूर्वी सागरीय तटों के घर किस प्रकार। पश्चिमी तो कोकण और मालाबार तथा जो केरल वगैरह वाला क्षेत्र है उन क्षेत्रों में इस प्रकार के घर थे। अब आ जाता है पूर्वी सागरीय तट। पूर्वी सागरीय तट है ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस प्रदेश में के तटीय भागों में छप्पर और कपरेल के घर अधिक पाए जाते हैं। ग्रह सामान्यतः आयताकार और एक मंजिल घर सामान्यतः आयताकार व एक मंजिल वाले होते हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय मैदानों में छोटे छोटे वर्ताकार झोपड़ियां भी दिखाई देती है। उनकी दीवार बांस या लकड़ियों के बनाए गए टटरों मिट्टी का लेप चढ़ाकर बनाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिक वर्षा, घने वनों की अधिकता के कारण अधिकांश भवन छप्पर वाले होते हैं बनाया जाता है, जो भूमि को लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचा मचान के रूप में बने होते हैं। मचान के रूप में यानी ये भूमि है, ये धरातल है, इससे ऊपर करके यहाँ पे और फिर यहाँ पे ये चारपाई के रूप में इसको बना दिया जाता है। तो ये हो जाती है मचान। तो ये भूमि से 3 से 4 मीटर ऊपर होती है। यह देखकर जंगली क्षेत्रों में देखी जाती है जहां पे जीव जंतुओं की आदि की सुरक्षा लेके ये मचान बना दी जाती है। इसके ऊपर आराम से रह सके और ऊपर से ढक दिया जाता है, यानी टावली नुमा इसके घर पे बना दिया जाता है। तो ये लकड़ी के जो रहते हैं लकड़ी से बना दिए जाते हैं इनको, तथा इस धरातली भाग पर उनको छेड़ा जाता है। अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव को ग्राम और शहरों पर किस प्रकार से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के प्रभाव को ग्राम और शहर दोनों के बने आवास तथा भवन निर्माण सामग्री पर देखा जा सकता है। इसका प्रभाव है वो
भवन व निर्माण सामग्री पर देखा जा सकता है। प्रभाव भवन व भवन दोनों, निर्माण सामग्री दोनों पर देखा जा सकता है। वैश्वीकरण के कारण एक ओर जहां भवनों में मजबूती तथा दूसरी ओर सुरक्षा को प्रधानता दी जाती है, मकानों के सौंदर्य व फैशनेबल वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा। यानी वर्तमान में सुरक्षा, घरों की तथा फैशनेबल यानी सजावट, तरह तरह के विदेशी सामान, अलग अलग प्रकार के आंगन वगैरह में चित्रित आकृतियां, विभिन्न दृष्टिकोण, दीवारों में विभिन्न आकृतियां, रंग रोगन यानी इनमें जो पत्थर है, अलग अलग कलर के पत्थर, बाहर से पत्थर लाए जाते हैं, विदेशी से पत्थर आया, अलग मूर्तिकार तथा अनेक डिजाइन से उसके घर को अलग अलग स्वरूप दे दिया जाता है। तो एक प्रकार से इसको मॉडर्न टाइप में भवन निर्माण के लिए ईंट, पत्थर, रोड़ी, लोहा, कीमती लकड़ी, सीमेंट, बालू इत्यादि प्रयोग के साथ साथ फर्श में है जो बहुमूल्य चीजें लगाई जाती है, बहुमूल्य पत्थरों का निर्माण, बहुमूल्य जो टाइल्स वगैरह होती है, पत्थर होते हैं, ये लगाए जाते हैं तथा फूल तथा फर्श के किनारे अलंकरण प्रधानता दी जाती है। दरवाजे व खिड़कियां लोहे, सागवान, चीड़, शीशम व बहुमूल्य लकड़ियों का प्रचलन है। यानी सागवान की लकड़ी होती है और जो भी अन्य कीमती लकड़ी होती है जो अभी वर्तमान में, उनमें शीशम, छतों के ऊपर टाइल्स या संगमरमर, आजकल टाइल्स लगाई जाती है तथा संगमरमर होता है तथा ग्रेनाइट जो होती है वो उसकी भी लगाया जाता है तथा मैदानी भागों जहां भूकंप विरोधी भवन निर्माण की प्रदान दी जाती है। बहुमंजिला मकान अपार्टमेंट के रूप में अधिक बनने लगे हैं। शहरों व ग्रामीणों मकानों में सौंदर्य उद्देश्य से रंग बिरंगे कांचों का प्रयोग किया जाता है। रंग बिरंगे कांचों का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश भवन वास्तु अनुरूप हैं। आज वर्तमान में क्या होते हैं, अनेक घर वास्तु के अनुरूप बनाए जाते हैं। वास्तु के अनुसार आजकल घर बनाने का नियम सबसे ज्यादा प्रचलन है। तो वास्तु के अनुसार ऐसे बोला जाता है घर में इस जगह पे ये होना चाहिए। तो इस वास्तु के अनुसार घरों को बनाया जाता है। तो इसमें 4 कोने मुखी कर दिए जाते हैं। तो चौकोर रूप में घर को देखा जाता है और इसमें 4 कोण मुख्य रूप से देखे जाते हैं और इनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। जिस प्रकार यह है उत्तर पूर्व कोना तथा ये कोना है वो आग्नेय दे दिया जाता है, वो है दक्षिण पूर्व कोना तथा ये हो गया दक्षिण पश्चिम कोना और ये उत्तर पश्चिम कोना तथा इसको तो दे दिया जाता है आग्नेय कोण और तथा इसको दे दिया जाता है नैऋत्य कोण तथा इसको दे दिया जाता है वायव्य कोण और इसको कह दिया जाता है ईशान कोण। इन कोणों को सफलतापूर्वक, इनमें किचन वगैरह इधर की साइड में रहते हैं, बाथरूम वगैरह इधर, सीढ़ियां इधर की साइड में बाहरी मानी जाती है। ये कोण बाहरी अवस्था में, इधर पूजा घर का स्थल वगैरह रहता है तथा इधर वायु यानी हवा के लिए खुला स्थान छोड़ा जाता है। तो ये इस प्रकार से जो वास्तु घर बनाए जाते हैं वो मुख्य रूप से अधिक व्यवस्थित होते हैं। तो अब ये बनने वाले जो घर होते हैं इनमें अलग अलग प्रकार से हर वाक्य आजकल वर्तमान में है वो वैज्ञानिक नक्शों के द्वारा, वैज्ञानिक मानचित्र या नक्शों के द्वारा घर बनाए जाते हैं।
तो ये जो वैश्वीकरण का प्रभाव है, जो संसार की भवन पद्धतियां हैं, अलग अलग देशों की भवन पद्धतियां हैं, उसको जो भारत देश की जो भवन निर्माण की पद्धतियां हैं उनको एक साथ जोड़ने का कार्य करती है कि उनमें जो भारतीय जो क्षेत्र है उसकी जो भवन की निर्माण प्रक्रिया वो अन्य देशों के साथ में मिलती जुलती है या नहीं है। तो इस प्रकार से उनमें मिलावट करना तथा वहां की कीमतों के अनुसार जो विदेशी है उन संबंधों को दोनों को आपस में जोड़ना, ये भी देखा जाता है इन भवनों के रूप में। तो ये मुख्य रूप से जो वैश्वीकरण के क्षेत्र में है वो बहुत ही बढ़ावा दिया है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो कीमत वगैरह होती है उनके अनुसार में देखा जाता है तथा बाहरी जो विदेशों से जो सामान आयात होता है उनकी कीमतें सर्वाधिक महंगी होती है तथा यहाँ पे जो बनने वाली कीमतें होती है उनका स्थानीय जो प्रारूप प्राप्त होता है। यहाँ के लोगों को जितनी प्रकार से जो ईंट वगैरह पत्थर वगैरह मिलते हैं, जिस प्रकार की सुविधा होती है जलवायु के अनुरूप मिलती है, वहां पे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उस प्रकार से यहाँ पे घर बना दिए जाते हैं। तो ये अन्य जो देशों के प्रति है उन घरों से मेल नहीं खा पाते हैं, तो ये अलग दृष्टि या अलग विशेषताओं के घर हो जाते हैं। तो उनका अध्ययन क्या है, ठीक है, हम यहीं से जारी रखें। बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए।